हाय गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉइल क्लासिफिकेशन, मेन टॉपिक। इससे पहले कि हम सॉइल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े, तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स है उनकी हमने अभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ जो है वो कवर नहीं की है, क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कवर की थी वो मोस्टली हमारी फाइन ग्रेन सॉइल्स की थी। सो नाउ पहले हम कोर्स ग्रेन सॉइल्स की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे एंड उसके बाद हम सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मैं किस वे में आपके सामने थ्योरी जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, प्रेजेंट करूँगा। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं इलाबोरेट करता जाऊँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एम्फसाइज करता जाऊँगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और ये मेरी सजेशन है कि आप जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी जगह नोट करके रखो, ठीक है ना। जैसे हमने पहले से जिस चैप्टर से शुरू करते आए हैं, ठीक है, तब से आपको करना चाहिए था कि आपको अपनी जगह जो है ये सारी चीज़ें नोट करके रखनी चाहिए थी। हाँ, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बहुत सा आप में से बहुत सारे जो है ये सारी चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज़ प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें कुछ नोट्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, चाहे स्टैंडर्ड बुक से हो, चाहे मटेरियल से हो, ठीक है ना। तो जो आपको अपनी जगह लगता है कि ये पॉइंट जो है वो नया है, मैंने अभी तक ये पॉइंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अपनी जगह नोट करके रखो। बाकी आपको सारा कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखो, जो आपको अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे आप कोई नई चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह से क्वेश्चंस भी जो है वो टॉपिक वाइज अगर अपने पास जो है वो नोट करके रखोगे, उसकी एक वर्कबुक बनाओगे जिसमें आप टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस जो है वो रखोगे, तो बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगे, प्रैक्टिस करने के काम आएँगे, ठीक है ना। एंड आई थिंक दिस इज़ मोर देन एनफ, ठीक है, फॉर जेकेएसएसबी जेईई सिविल। ये एनफ है, इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, बट मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि आप क्वेश्चंस को भी जो है वो अपनी जगह वर्कबुक में नोट करके रखो, टॉपिक वाइज। इंपॉर्टेंट नोट्स भी जो है वो नोट करके रखो एंड इतना ही आपको करना होगा, ठीक है। दैट इज़ एनफ फॉर यू। सो नाउ पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फाइन कोर्स ग्रेन सॉइल्स की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास है रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स। अब इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो भी हम कवर करें, ठीक है। तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे, वो भी पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी जो है वो वीडियो लेंथ। सो मेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो है कोर्स ग्रेन सॉइल्स की, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम देखते हैं, अगर जितने कवर हो सकते हैं उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं बनना चाहिए, उससे फिर जो है वो बोरिंग हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपके सामने कॉइंसाइज वे में आपके सामने थ्योरी भी प्रेजेंट करूँ और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी करें, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी जो है एक मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी है कोर्स ग्रेन सॉइल्स की, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका जो अनदर नेम है दैट इज़ डेंसिटी इंडेक्स, और इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कोहिजनलेस सॉइल, ठीक है। ये कोहिजनलेस सॉइल की मीन्स कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये आपकी फॉर्मूला होती है, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स की, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। ई मैक्स जो है दैट इज द मैक्सिमम वाइड रेशो, जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में होगी, क्योंकि ऑब्वियसली तभी वाइड रेशो जो है वो मैक्सिमम होगा। इस तरह से ई मिनिमम जो है दैट इज द मिनिमम वाइड रेशो इन द डेंसेस्ट स्टेट, और जो ये ई है दैट इज द वाइड रेशो इन द नेचुरल स्टेट, ठीक है। और डिग्री ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो डेंसनेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। इट इंडिकेट्स द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डेंसनेस के बेसिस पर सॉइल को जो हम क्लासीफाई करते हैं बहुत सारे टाइप्स में, मीन्स अगर उसकी डिग्री ऑफ डेंसिटी लेस देन 15% है, तो दैट इज़ द वेरी लूज सॉइल, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ पे आप सारे वैल्यूज़ देख सकते हो, इन वैल्यूज़ को जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है, जो कि आपके आगे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि गेट 2002 में पूछी गई है, इसी रिलेटिव डेंसिटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। वाइड रेशो ऑफ द डेंसेस्ट स्टेट
At the densest state, loosest state and the natural state of a sand deposit are 2.6, 0.6, 0.4. ठीक है, आपके पास गिवन है वाइड रेशोज इन नेचुरल स्टेट भी, लूजेस्ट स्टेट और डेंसेस्ट स्टेट भी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल डिपॉजिट क्या होगा आपके पास? डायरेक्टली यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में होगी तब वाइड रेशो जो है उसका मिनिमम होगा, ठीक है ना, जो आपके पास गिवन है। इसी तरह से ये मैक्स भी गिवन है, नेचुरल वाइड रेशो भी गिवन है। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, 50%। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे सॉइल में, ठीक है ना। कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स हैं जो कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे सिग्निफाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक तो मेन इंडेक्स प्रॉपर्टी जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स की है वो रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एंड इसके लिए आप हमें जो है पढ़ना होता है इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, दैट इज द रेशियो ऑफ D60 टू D10। D60 आप यहाँ पे देख सकते हो, D60 जो है हमारा होता है 60% ऑफ द सॉइल इज फाइनल देन दिस साइज, वो पार्टिकल साइज जिससे आपका 60% ऑफ द सॉइल जो है वो फाइनर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से D10, और D10 के लिए आपको खास याद रखना है, दिस इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव साइज, ठीक है। D10 इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव साइज। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, और अगर आपको लगता है तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सॉइल विद हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 2, वो आपकी यूनिफॉर्म सॉइल्स होती हैं। जिन सॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 होगा तो वो आपकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स होती हैं, एंड फॉर वेल ग्रेडेड सैंड कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 6। दैट इज इट। इसके बाद अगला कोफिशिएंट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एंड इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका डिस्क्राइब करता है जनरल शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इट डिस्क्राइब्स द जनरल शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंड इसकी फॉर्मूला जो है दैट इज द D30 स्क्वायर अपॉन D60 मल्टीप्लाइड बाई D10। अगेन आपका D30 जो है उसी तरीके से आपका डिफाइन होगा, पार्टिकल साइज करस्पॉन्डिंग टू 30% फाइनर। एंड फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन 1 and 3 फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल्स, चाहे वो सैंड हो या ग्रेवल हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करके रखने होंगे और याद रखने होंगे। इसी तरह से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे जो हमने पहले पढ़ा, तो ये आपका क्या डिस्क्राइब करता है, तो दिस डिस्क्राइब्स द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ठीक है। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को डिस्क्राइब करता है, और इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्म जो है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को डिस्क्राइब करता है। सो दैट इज इट। इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स के बाद हम डायरेक्टली आते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो हम ग्रुपिंग ऑफ सॉइल्स करते हैं, यानी सॉइल्स को क्लासीफाई करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द grouping of soil is on the basis of certain definite principles would help an engineer to rate the performance of a given soil, ठीक है। तो ये इंजीनियर को हेल्प करती है ताकि वो सॉइल को एक रेट करे, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस को रेट करे, ये सॉइल किस टाइप की सॉइल है, ठीक है। क्या ये हाई स्ट्रेंथ सॉइल है, लो स्ट्रेंथ सॉइल है, उस तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है एक इंजीनियर को, तो दैट इज ग्रुपिंग ऑफ द सॉइल, या हम जिसको कहेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जनरल में। और क्लासिफिकेशन जो होती है सॉइल्स की मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर होती है, ठीक है। एक तो आपकी हो गई ग्रेन साइज, ठीक है, एक तो ग्रेन साइज हो गया और दूसरा है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेन साइज जो है वो जनरली आपका कोर्स ग्रेन सॉइल्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल्स में जो है उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम सॉइल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होती है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स ली है। तो पहले यहाँ पे इसमें कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यहाँ पे मेंशन है जो आपको याद होने चाहिए। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन एंड इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। और जो एक सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो होने चाहिए जो कि यहाँ पे गिवन है।
और मैंने हाईलाइट करके भी रखे हैं। जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक होनी चाहिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके बाद अगर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एज द साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैज़ एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ सॉइल्स, जो कि हमें पता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, वो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। MIT क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, US ब्यूरो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रोड्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, और इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है ये आपके बेस्ड है पार्टिकल साइज पे, ठीक है। और यहाँ पे इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम MIT सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे गिवन यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड बुक से ये स्टेटमेंट ये टेबल लिया है, ठीक है, जिसमें हर एक सिस्टम की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि ये डेवलप किसने किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो MIT सिस्टम जो है वो USA MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका डेवलप हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसकी ग्रुप्स की बात करेंगे तो 4 ग्रुप्स इसमें बनाए गए हैं, ठीक है। क्ले साइज लेस दैन 0.002 mm। इसी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स MIT सिस्टम के बारे में है कि द बाउंड्री बिटवीन द सैंड एंड द ग्रेवल इज केप्ट एज 2 mm। पार्टिकल साइज लेस दैन 0.06 mm आर क्लासिफाइड एज सिल्ट एंड दिस सिस्टम यूजेज ओनली 2 इंटीजर्स 2 and 6, ठीक है। सिर्फ 2 ही इंटीजर्स को यूज़ करता है ये क्लासिफाई करने के लिए सॉइल्स को, वो है एक तो 2 एक तो 6, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे MCQ पूछा जा सकता है। अब आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको जनरली किसी मटेरियल पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स पे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है क्योंकि जेईई में ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती है। आपको सिर्फ वही गेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन या ऐसी गेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं रखनी है, ठीक है। ये एक डाइवर्स एंड वास्ट प्रिपरेशन होती है जो कि जेईई के लिए होती है। इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को हमें कवर करना होगा। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो प्रपोज्ड एट इंटरनेशनल सॉइल्स कांग्रेस, ठीक है, वाशिंगटन DC में। इसमें आप देख सकते हो सॉइल ग्रुप्स जो है वो 5 है एंड क्ले इज आल्सो लेस देन 0.002 mm। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये है कि इन एडिशन टू द सैंड एंड सिल्ट एटम MO इज यूज्ड फॉर सॉइल पार्टिकल्स इन द साइज रेंज बिटवीन सैंड एंड सिल्ट, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है ना। और इसी सिस्टम को हम स्वेडिश सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस सिस्टम वाज नॉट रिकमेंडेड बाय USA, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम चलेंगे US ब्यूरो क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, और जो कि डेवलप किया है US ब्यूरो ऑफ सॉइल्स। इसमें आपके सॉइल ग्रुप्स 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ख़ास बात आपको याद रखनी है कि क्ले साइज जो है वो लेस देन 0.005 mm, जबकि बाकी सिस्टम्स में हमने देखा क्ले साइज होता है 0.00 लेस देन 0.002 mm, बट इसमें लेस देन 0.005 mm लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा US ब्यूरो सिस्टम। इसी तरह से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यही है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बेस्ड है आपका IS कोड 1498/1970, ठीक है, इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको डिराइव किया गया है इंटरनेशनल सिस्टम से, ठीक है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से इसको डिराइव किया गया है। तो इसमें 6 ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाकी इसमें 5 ग्रुप्स थे, इसमें 6 है। इसमें भी क्ले जो है वो सेम है 0.002 mm। अब दिस इज बेस्ड ऑन MIT सिस्टम। द sieve size of 4.75 mm distinguishes between gravel and sand, and the sieve size of 75 micron distinguishes between sand and silt. Important points। तो ये आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट्स को, अगर मैं हाईलाइट यहाँ पे ना करूँ, मैं अगर भूल जाऊँगा तो आप खुद से भी वीडियो पॉज करके अगर आपको लगता है कोई पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो वो आप खुद से नोट करके रख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप वीडियो पॉज करो और पॉइंट को जो है वो नोट करो।
अब यहाँ पे 2 कोड्स हैं, ठीक है, IS 1948 और BS 1377, ठीक है। ये दोनों जो है इंडियन कोड्स है, इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। सिल्ट एंड क्ले जो है वो लेस देन 0.075 mm से नीचे जो साइज है पार्टिकल्स जो है उनको सिल्ट एंड क्ले यहाँ पे माना जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है बिहेवियर से। बट जो BS 1377 है, इसमें आपका सिल्ट के लिए अलग साइज है और वो भी 3 सब डिविजन्स में, और क्ले के लिए जो है वो अलग है, ठीक है ना। ये आपका इसमें मेन डिफरेंस है इन 2 कोड्स के बीच, ठीक है। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टिकल साइज एनालिसिस। पार्टिकल साइज एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। सो नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द IS 1498-1970, ठीक है, द सीव्स आर डिजाइनेटेड बाय द साइज ऑफ द स्क्वायर ओपनिंग इन mm और माइक्रोन। यानी जब हम सीव एनालिसिस करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम इनको क्लासीफाई करने के लिए सीव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम सेट ऑफ स्टैंडर्ड सीव्स लेते हैं और उससे एनालाइज करते हैं। तो इसमें जो सीव्स होती है वो डिज़ाइन होती है बाय द स्क्वायर ओपनिंग, ठीक है। इस तरह से उनकी स्क्वायर ओपनिंग होती है और वो या तो mm में होते हैं उनका साइज, या तो माइक्रॉन्स में होता है, और अगर डायमीटर होगा तो वो जनरली वेरी करता है बिटवीन 15 to 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सीव इज जनरली, बट ये डायमीटर की जो बात कर रहा है ये यहाँ पे जो ओपनिंग है उसकी, ठीक है ना, सीव की जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है ये उनका डायमीटर नहीं है, बल्कि एक पूरी सीव का डायमीटर है। जो इस तरह से सीव होती है, ठीक है, इसमें ये स्मॉल जो ओपनिंग स्क्वायर ओपनिंग्स है इनका साइज तो यहाँ पे मेंशन है, में या माइक्रॉन्स में होगा, ठीक है। वो अलग अलग सीव का अलग अलग साइज होता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो पूरी सीव है इसका जो डायमीटर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसकी इसने बात की है यहाँ पे, वो आपका 15 to 20 सेंटीमीटर जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम सीव्स की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली हम इस तरह से सेट ऑफ सीव्स जो है वो अरेंज करके रखते हैं वाइब्रेटर पे, ठीक है ना। नीचे जो है इनका पैन लगा होता है जिस पे हम सॉइल जो है वो रिटेन करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ईच सीव पे हमारा कितना सॉइल जो है वो रिटेन हुआ है या पास हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिकल साइज एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। फिर हम परसेंटेज फाइनर से एक्चुअली क्या करते हैं, D60 एंड D10 जो वैल्यूज़ है वो निकालते हैं। फिर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को जो है या सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये वेल ग्रेडेड सॉइल है, फिर कौन सी टाइप है, ग्रेवल है या सैंड है, ठीक है ना। इसी तरह से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को भी ड्रा करते हैं, ठीक है। वो हम एग्जाम्पल में जो है वो डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन के ज़रिए आपको वो यहाँ पे डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना होगा कि जो हम सीविंग करते हैं, मीन्स जो ड्राई सीविंग होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं आपके पास, ठीक है। एक होती है कोर्स सीविंग, एक होती है फाइन सीविंग, ठीक है ना। कोर्स सीविंग में हम जो सेट ऑफ द स्टैंडर्ड सीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपका होते हैं 5, ठीक है। तो कोर्स सीविंग में हम 5 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड सीव्स जो है वो यूज़ करते हैं, और अगर हम फाइन सीविंग की बात करेंगे तो उसमें हम 7 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड सीव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द सीव्स टू बी ऑब्टेन इज टू ऑब्टेन ए गुड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो इसका ये मकसद होता है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड सीव्स हम इतने ही नहीं लेते हैं, कभी जो है ये वैल्यूज़ जो है, सॉरी ये सीव नंबर्स जो है ये फ्लैक्चुएट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसीजर आप देख सकते हो जब हम सीविंग परफॉर्म करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे याद रखना है आपको, ये है कि इसमें सैंपल जो होता है वो ओन ड्राइड होता है, ठीक है।
वो ऊन में बिल्कुल ड्राई किया होता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से बल्किंग ऑफ सैंड हो सकती है सैंड में, ठीक है? जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो बढ़ेगा और वो सीव से पास नहीं होगी, ठीक है? इसीलिए हमें ऊन ड्राइड सैंपल जो है वो लेना होता है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है टेबल में कि मैक्सिमम साइज़ ऑफ द पार्टिकल इन सॉइल सैंपल। अगर सपोज़ एक सॉइल सैंपल में मैक्सिमम साइज़ ऑफ द पार्टिकल 80 है, उसका बड़ा जो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज़ है वो 80 है, तो उसकी क्वांटिटी जो है हम 60 केजी लेंगे, ठीक है? इसी तरह से हर किसी मैक्सिमम साइज़ ऑफ द पार्टिकल के लिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? टेबल में। तो ये चीज़ें भी जो है आप अपनी जगह नोट करके रख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस सॉइल को हम सीविंग के लिए जो है वो यूज़ करेंगे, उसमें लंप्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर उसमें लंप्स होंगे तो फिर उसको मैलेट से पहले हम पल्वराइज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमाउंट ऑफ मैकेनिकल शेकिंग होती है, यानी जब हम सीव सेट को लाके वाइब्रेटर पे रखते हैं, तो फिर वहाँ पे हम मैकेनिकल शेकिंग देते हैं उसको, ठीक है? तो मैकेनिकल शेकिंग जो है वो नॉर्मली होती है 10 मिनट्स, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली 10 मिनट्स ऑफ शेकिंग इज सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल्स, ठीक है ना? तो 10 मिनट्स के लिए हम मैकेनिकल शेकिंग देते रहते हैं, जिसमें वो हॉरिजॉन्टली या हम कह सकते हैं लेटरली शेक करती है, ठीक है? सीविस को लेटरली शेक किया जाता है, जिससे सॉइल जो है वो फिर सीविस से पास होती है, ठीक है? अब ये डिपेंड करती है आपकी 2 चीज़ों पे, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? सॉइल में ये सॉइल शेप और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। ये पॉइंट जो है इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है? लास्ट में जो है हम परसेंटेज फाइनर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो के यूजेस हैं, मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, ठीक है? इनको भी आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, ठीक है? जो कि हमने देखा था पहले, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, ठीक है? वो भी पार्टिकल साइज पे बेस्ड होती है। और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन का जो सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज़ द ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन ऑफ यूएस पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये आप देख सकते हो, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में एक ट्रायंगुलर चार्ट होता है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो सैंड मेंशन होती है, इसी तरह से यहाँ पे सिल्ट और राइट साइड में क्ले। और फिर हम इन साइड्स के पैरेलल जो है वो लाइन्स ड्रा करते हैं, ठीक है? और जिस तरह से यहाँ पे इसने लाइन्स यहाँ पे ड्रा की है, और ये लाइन्स इसकी इस पॉइंट पे मीट हुई है, और ये जहाँ पे ये लाइन्स मीट होंगी, वो पॉइंट जिस जोन में इस चार्ट में लाई करेगा, इसका मतलब जो है वो सॉइल जो है उसी टाइप की होगी। जैसे कि यहाँ पे अ, ये पॉइंट जो है क्ले ज़ोन में लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो ये आपकी क्ले सॉइल होगी। तो बेसिकली इसने यहाँ पे इसमें क्या लिया है, सैंड इसने 30% लिया है, ठीक है? इसी तरह से सिल्ट जो है, वो भी इसने 30% कंसिडर किया, और क्ले जो है वो 40% कंसिडर किया, ठीक है? तो ये तीनों लाइन्स यहाँ पे आके मीट हुई, तो इनको हम क्ले ही जनरली, इस सॉइल को हम क्ले बोलेंगे, ठीक है? अब इसकी एक लिमिटेशन है, इस चार्ट की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन यही है कि इसमें एक जो लोम टर्म इसने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है? बेसिकली ये लोम टर्म जो है ये एक एग्रीकल्चरल टर्म है, सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं होती है, ठीक है? इसी की, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब इसको दूर करने के लिए मॉडिफाइड ट्रायंगुलर चार्ट बनाया गया, मॉडिफाइड ट्रायंगुलर चार्ट। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए मॉडिफाइड ट्रायंगुलर चार्ट जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। टू एलिमिनेट द टर्म लोम, मिस्पी रिवर कमीशन यूएसए हैज़ प्रपोज्ड a modified triangular chart.
तो यहाँ पे फिर लोम के अलावा यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ की गई है दैट इज़ सिल्टी क्ले, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड एंड सैंडी क्ले वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें भी वही क्राइटेरिया रहेगा, हम पैरेलल साइड से लाइन्स ड्रा करेंगे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे इसने किया है। और ये पॉइंट लाइन्स जो है यहाँ इस पॉइंट पे मीट हो गई, और यहाँ पे ये किस जोन में फॉल कर रही है, सिल्टी क्ले के जोन में, ठीक है ना। इस तरह से ये सॉइल जो है वो सिल्टी क्ले कहलाएगी। अब यहाँ पे ये तो थी टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन द कोड IS 1498, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सॉइल्स आर डिजाइनेटेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेन साइज ऑफ और पार्टिकल साइज, ठीक है। ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो सॉइल इज ग्रेटर देन 300 mm जिनका साइज होगा, ठीक है, वो आपकी बोल्डर कहलाती है, ठीक है। कॉबल जो होते हैं उनका साइज होता है ग्रेटर देन 80 mm। इसी तरह से ग्रेवल जो है, कोर्स ग्रेवल का साइज होता है ग्रेटर देन 20 mm, फ्रॉम 20 to 80 mm, एंड फाइन ग्रेवल का साइज फ्रॉम 4.75 mm to 20 mm। इस तरह से सैंड का साइज जो है, कोर्स सैंड का साइज होता है 2 mm से लेकर 4.75 mm तक, ठीक है ना। ये आपकी कोर्स सैंड है। मीडियम सैंड 0.4 to 5 mm से लेकर 2 mm तक, और फाइन सैंड का 0.675 से लेकर 0.425 mm तक। इसके बाद इसके नीचे जो सॉइल है दैट इज सिल्ट, 0.002 mm से लेकर 0.0675 mm तक जो सॉइल आती है दैट इज सिल्ट। एंड लेस देन पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.002 जो है वो आपका क्ले हो जाएगा, अप टू 0.005 mm। तो ये है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये डेवलप किया है किसने, कैसाग्रैंडी ने, एंड अडॉप्टेड बाय US आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स एज एयरफील्ड क्लासिफिकेशन। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, ग्रेन साइज, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके ये क्राइटेरियाज है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्रेसिबिलिटी। और जो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन है वो इसी US क्लासिफिकेशन सिस्टम से डिराइव किया गया है, तो उसके लिए भी क्राइटेरिया जो है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। दैट इज इट। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये सॉइल्स जो है इंट्रोड्यूस की गई है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में। कोर्स ग्रेनेड सॉइल, फाइन ग्रेनेड सॉइल और हाई ऑर्गेनिक सॉइल, मीन्स ये आपके मेन कैटेगरीज ऑफ सॉइल्स हैं। और ऑर्गेनिक सॉइल में आपकी जो सॉइल है दैट इज पीट, उसका सिंबल जो है वो पेटी है, ठीक है, वो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स ग्रेन सॉइल्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है। अगर सॉइल जो है वो पास हो रही है किससे, अगर सॉइल जो है वो रिटेन हो रही है 75 माइक्रॉन CU पे, ठीक है, मीनस 0.075 mm पे अगर वो रिटेन हो रही है, उसका मोर देन 50% ऑफ द टोटल मटेरियल अगर बाय वेट आपका रिटेन हो रहा है 0.75 mm माइक्रॉन CU 75 mm CU पे या 75 माइक्रॉन CU पे, तो वो आपकी कोर्स ग्रेनेड सॉइल है। इसी तरह से अगर मोर देन 50% आपका सॉइल मटेरियल पास हो रहा है 75 माइक्रॉन ISCU से, तो वो फाइन ग्रेन सॉइल होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। फिर कोर्स ग्रेन सॉइल्स को इसने अलग से डिवाइड किया है, ग्रेवल में अलग डिवाइड किया, ठीक है। और ग्रेवल के लिए क्राइटेरिया है कि सॉइल जो है वो जब आपकी रिटेन हो मोर देन 50% रिटेन होगी किस पे, 4.75 mm ISCU पे, सो देन इट इज ग्रेवल, ठीक है। इस तरह से सैंड जो है यहाँ पे उसको किया गया है। फिर सैंड्स में भी आपका आता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसका सिंबल जो है, ग्रुप सिंबल जो है दैट इज GW, ठीक है ना।
GW इज द सिंबल फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। मीन्स फाइनस जो है वो लेस देन 5% होंगे और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली 1 and 3 के बिटवीन होगा। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल सिंबल जो है दैट इज GP। फाइन इज अगेंस्ट लेस देन 5% एंड नॉट मीटिंग द ऑल ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट्स एज अबो। ठीक है, ये आपकी हो गई पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। इसी तरह से सिल्टी ग्रेवल है आपकी GM और क्ले ग्रेवल है GC। इसके बाद आपकी सैंड में भी टाइप्स होते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड, क्ले सैंड। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हर किसी टाइप ऑफ सॉइल का क्राइटेरिया आपके सामने है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो अपनी जगह। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर फिर वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको नटशेल में बताता हूँ जो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक जो इसकी हायरार्की है वो ये है कि पहले इसने 3 टाइप्स में सॉइल को मेजर डिवाइड किया। ठीक है ना, मेजर डिवीजन किया। एक तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल और ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड और ऑर्गेनिक। ठीक है, दिस इज द मेजर डिवीजन, ये मेजर डिवीजन है आपका। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो उसको 2 टाइप्स में ये सब डिवाइड करता है। एक तो ग्रेवल है आपके पास, दूसरा आपके पास सैंड है। ठीक है, इसी तरह से जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड करता है, एक तो सिल्ट है और एक तो क्ले है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल को इसने सब डिवाइड नहीं किया है, उसका एक ही टाइप होता है जिसको हम पीट बोलते हैं, PT से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स के 2 टाइप्स है, ग्रेवल एंड सैंड, उनको ग्रुप्स में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आपके पास कोर्स ग्रेन ग्रेवल के 2 ग्रुप्स हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, GW GP। इसी तरह से सिल्टी ग्रेवल है और क्ले ग्रेवल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फिर अलग अलग ग्रुप्स है ग्रेवल के। इस तरह से जो सैंड है उसके भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेल ग्रेडेड सैंड, पोरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड, क्ले सैंड। ठीक है, इसी तरह से जो फाइन ग्रेन सॉइल्स में हमारे पास सॉइल्स आती हैं, सिल्ट्स एंड क्लेस, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब उनके ग्रुप्स किस हिसाब से हैं, उनके ग्रुप्स अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, फाइन ग्रेन सॉइल्स को हम मेनली जो है प्लास्टिसिटी कैरेक्टर्स पे जो है वो उसका उनको क्लास पे करते हैं। ठीक है ना, तो और लिक्विड लिमिट के बेस पर उनको हम जनरली क्लास पे करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो होती है लो कंप्रेसिबिलिटी वाली फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सिंबल क्या देते हैं, L। तो सिर्फ आपको याद रखना होगा, सिल्ट के लिए हम सिंबल M यूज करते हैं। ठीक है, जो कि उसके जो उसका पहला लेटर आता है उसके नेम का, वो S है, उसको हम S से डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो सैंड के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा, क्योंकि सैंड का जो पहला लेटर है वो भी S है। बाकी हम जो भी सॉइल हम देखें, आप देखोगे उसका सिंबल जो है वो उसके पहले लेटर के बेस्ड पर ही है। जैसे सैंड का सिंबल है वो S है, क्ले का सिंबल जो है वो C है, इसी तरह से ग्रेवल का सिंबल जो है वो G है। अगर हम फिर वेल ग्रेडेड की बात करेंगे, जैसे हमने अभी की थी, तो वेल ग्रेडेड में हम क्या करते हैं, G के सामने हम W लगा देंगे। वेल ग्रेडेड सैंड होगी तो S के सामने W लगा देंगे। ठीक है ना, मतलब वेल ग्रेडेड का W पहला लेटर जो है वो आगे लगा देंगे। इसी तरह से पुअरली ग्रेडेड होगी तो पहले हम P लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से जब हम क्ले को करते हैं, ठीक है, क्लास पे करते हैं, तो फिर चाहे लो कंप्रेसिबिलिटी हो, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी हो या हाई कंप्रेसिबल हो, तो लो कंप्रेसिबल के लिए सिंबल जो यूज़ होगा वो L होगा, मीडियम कंप्रेसिबल के लिए M यूज़ होगा सिंबल, इसी तरह से हाई कंप्रेसिबल के लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो आपका H यूज़ होगा। ठीक है ना, लेकिन सिल्ट एक ऐसी क्योंकि इसको सैंड के साथ हम मर्ज ना करने के लिए इसका जो सिंबल लेते हैं दैट इज़ M। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा अलग से। सिल्ट के लिए जो सिंबल है वो M है, बाकियों के लिए तो याद रखना ही नहीं है, पहला लेटर जो है उनका वही सिंबल है। सो नाउ अब हम लिक्विड लिमिट पे इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स को। जो लो कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल्स होती हैं, दे हैव द लिक्विड लिमिट लेस देन 35%। ठीक है, 35% से लिक्विड लिमिट कम है तो ये आपकी हो गई लो कंप्रेसिबल।
इस तरह से मीडियम कंप्रेसिबल जिसका लिक्विड लिमिट होगा 35 से लेकर 50%, और हाई कंप्रेसिबल फाइन ग्रेन सॉइल वो होगी जिसकी लिक्विड लिमिट होगी ग्रेटर देन 50%। अब हम इसी लिक्विड लिमिट के बेसिस पर फाइन ग्रेन सॉइल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक होती है हमारे पास इनऑर्गेनिक सिल्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, यानी सिल्ट ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ML से, यहाँ पे सीधा सा आपको पता चलेगा। इसी तरह से इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी तो MI, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी तो MH। इस तरह से क्ले, इनऑर्गेनिक क्ले जो होती है, तो क्ले के लिए भी है, लो कंप्रेसिबल क्ले है तो Cl, हाई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है तो Ci, हाई कंप्रेसिबल क्ले है तो CH, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड क्लेज, ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, सिल्ट भी एंड क्ले भी। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक सॉइल्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक सिल्ट होगी या क्ले होगी लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए, उसको हम कंबाइन में कहते हैं ऑर्गेनिक सिल्ट्स एंड क्लेज, ठीक है। अगर लो कंप्रेसिबल की होगी तो OL, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए O हो गया, सिंबल हो गया, और लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए सिंबल L हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ऑर्गेनिक सिल्ट एंड क्ले ऑफ इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी तो OI, ऑर्गेनिक के लिए O, इंटरमीडिएट के लिए I। इस तरह से ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए OH, ठीक है। तो ये है, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के सिस्टम के हिसाब से, जो हम ग्रुप्स में फिर सब डिवाइड करते हैं इन फाइन ग्रेन सॉइल्स को और कोर्स ग्रेन सॉइल्स को, ठीक है, हमने देख लिया। और किस तरह से हम इनको ग्रुप सिंबल्स जो है वो देते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद एक प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, ठीक है, हमारे पास बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी चार्ट, जो कि डेवलप किया है किसने, कैसेग्रेंडे ने। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फाइन ग्रेन सॉइल्स को इसी प्लास्टिसिटी चार्ट के बेसिस पर ही क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। सो प्लास्टिसिटी चार्ट जो है वो कैसेग्रेंडे ने डेवलप किया है, और इससे हम फाइन ग्रेन सॉइल्स को लेबोरेटरी में क्लासिफाई करते हैं। और इसकी इक्वेशन जो है वो ये है, इसमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है, अभी प्लास्टिक चार्ट में आपको दिखाऊंगा उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20, ठीक है, 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा प्लास्टिसिटी चार्ट है, और ये इसकी ए लाइन होती है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन जो थी वो थी 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20, ठीक है, दिस इज ए लाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए लाइन्स के ऊपर जो है वो आपको जनरली क्ले देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल दो लाइन्स हैं, ये आपकी लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली जो है वो 50% लिक्विड लिमिट पे है, और ये वाली लाइन जो है वो 35% लिक्विड लिमिट पे है। अब हमें पता है कि जिन क्लेज का लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 होता है वो आपकी हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसी तरह से जिन क्लेज का लिक्विड लिमिट बिटवीन 35 एंड 50 होगा वो आपकी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होंगी, एंड जिन क्लेज का या जिन सॉइल्स का, फाइन ग्रेन सॉइल्स का लिक्विड लिमिट जो है वो लेस देन 35% होगा तो वो लो कंप्रेसिबल होगी, ठीक है ना। अब लो कंप्रेसिबल वो क्ले होगी या सिल्ट होगी, उसको डिफाइन करेगी ए लाइन, ठीक है। मीन्स अगर सॉइल ए लाइन के ऊपर है तो वो जनरली कौन सी सॉइल होगी, क्ले होगी, ठीक है ना। फिर वो किस जोन में लाई करेगी लिक्विड लिमिट के हिसाब से, तो फिर उस हिसाब से वो क्लासिफाई होगी, जैसे इंटरमीडिएट लो कंप्रेसिबल क्ले है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले और हाई कंप्रेसिबल क्ले, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ए लाइन के नीचे हमारी सॉइल्स रिप्रेजेंट होती हैं वो या तो सिल्ट है या तो ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। इस तरह से फिर इस तरफ जो सॉइल आएगी वो आएगी आपकी हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट, और क्योंकि लिक्विड लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 50 है ना, इस लाइन के इस साइड पे जो ये सॉइल्स होंगी ये आपकी हाईली कंप्रेसिबल होंगी, एंड ए लाइन के नीचे है तो या तो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल्स होंगी, और लिक्विड लिमिट के बिटवीन 35 एंड 50% लिक्विड लिमिट के बिटवीन है तो या तो सिल्ट होगी या तो ऑर्गेनिक होगी, ठीक है। इसी तरह से फिर यहाँ पे आपकी कौन सी सॉइल लाई करेगी, तो वो आपकी होगी लो कंप्रेसिबल सिल्ट और लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक ऐसी स्पेशल सॉइल होती है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है, यहाँ से आप देखोगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज बिटवीन 7 एंड 4, ठीक है। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स बिटवीन 7 एंड 4 होता है तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन क्लासिफिकेशन, ठीक है।
मीन्स इन सॉइल्स के लिए हम ड्यूअल सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस सॉइल के लिए ड्यूअल सिंबल आप देख सकते हो ClMl, मीन्स लो कंप्रेसिबल क्ले एंड सिल्ट, ठीक है, लो कंप्रेसिबल क्ले एंड सिल्ट। तो ड्यूअल सिंबल जब हम यूज़ करते हैं तो दिस मीन्स इट इज़ अ बॉर्डर क्लासिफिकेशन, बॉर्डर लाइन क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक और लाइन होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं यू लाइन, ठीक है ना, इस तरह से। दिस इज नोन एज यू लाइन। और यू लाइन जो है ये आपका मैक्सिमम प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो लिमिट शो करती है, ठीक है। ये अपर लिमिट होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। इसके ऊपर कोई सॉइल जो है आपका लाई नहीं करती। सारी सॉइल्स, जितनी भी सॉइल्स हैं वो यू लाइन के नीचे ही लाई करेंगी, ठीक है। बट यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल लाई नहीं करेगी। ये मैक्सिमम लिमिट फॉर द प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपके पास होती है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ यू लाइन जो हमारे पास होती है जनरली, दैट इज सो इक्वेशन ऑफ यू लाइन जो है दैट इज 0.9 इंटू लिक्विड लिमिट -8। ये आपकी होती है इक्वेशन ऑफ यू लाइन, दैट इज इट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनिक सॉइल्स में लिक्विड लिमिट आफ्टर ओन ड्राइंग जो है वो डिक्रीज होता है 25% से व्हेन कंपेयर टू द लिक्विड लिमिट बिफोर ओन ड्राइंग, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल्स जो है plotted in the same zone in the plasticity chart are distinguished by their odor, color और liquid limit, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स कैन बी रेडिली आइडेंटिफाइड बाय देयर कलर और odor, स्पॉन्जी फील एंड फाइब्रस टेक्सचर। और ऑर्गेनिक सॉइल की एग्जांपल जो है दैट इज पीट, जो कि हमने पहले देखा। इसके बाद कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स। व्हेन फाइनस लाई बिटवीन 5 to 12% बॉर्डर लाइन केसेस रिक्वायर ड्यूअल सिमिलर्स, जो कि हमने पहले कहा था, ठीक है। ये आपके सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल्स में नहीं होता है, सॉरी फाइन ग्रेन सॉइल्स में नहीं होता है, बल्कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए भी है बॉर्डर लाइन सिमिलर्स। यानी कोर्स ग्रेन सॉइल्स में जब उसमें फाइनस प्रेजेंट होंगे बिटवीन 5 to 12%, तो तब कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए भी बॉर्डर लाइन सिमिलर, सॉरी ड्यूअल सिमिलर्स जो है वो रिक्वायर होती हैं, ठीक है। जैसे कि GWGM मीन्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड सिल्ट, ठीक है। पोरली ग्रेडेड ग्रेवल एंड सिल्ट, वेल ग्रेडेड सैंड एंड सिल्ट। तो इसी तरह से व्हेन प्लास्टिसिटी इंडेक्स लाइज बिटवीन 4 and 7 बॉर्डर लाइन केसेस रिक्वायर ड्यूअल सिमिलर्स, ठीक है। यह आपका होता है फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम एक एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो उससे आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। गेट 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल सैंपल यूजिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS sieves. Out of 500 gram of soil used in the test, 200 gram was retained on IS 600 micron sieve, 250 gram was retained on IS 500 micron sieve, and remaining 50 gram was retained on IS 425 micron sieve. पहले हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल क्या होगा, ठीक है। और फिर सॉइल को क्लासीफाई भी करना होगा, उसके ग्रुप सिंबल हमें देना होगा, ठीक है। पहले हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करते हैं, तभी हम उसको ग्रुप सिंबल दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल वेट हमारे पास जो है सॉइल का वो है 500 ग्राम, ठीक है, दैट इज गिवन। अब यहाँ पे सीव्स के अकॉर्डिंग 600 माइक्रॉन, 500 माइक्रॉन, 425 माइक्रॉन, हर किसी सीव पे जो हमारा वेट रिटेन हुआ है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में वहीं से गिवन है, ठीक है। अब वेट परसेंटेज वेट रिटेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना सीव पे वेट रिटेन हुआ, मीन्स जैसे कि हम अगर 600 माइक्रॉन सीव की बात करेंगे तो उस पर कितना वेट रिटेन हुआ हमारा, दैट इज 200 ग्राम अपॉन
टोटल वेट इनिशियल जो है हमारे पास वो कितना था, दैट इज़ 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी तरह से परसेंटेज फाइनल यहाँ पे हमें निकल के आएगा 40। इसी तरह से 500 माइक्रॉन सीव के लिए हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज फाइनल, दैट इज़ 50, एंड फॉर 425 माइक्रॉन सीव इट इज़ 10। परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट करने के बाद हम कुमुलेटिव वेट रिटेन कैलकुलेट करते हैं। कुमुलेटिव वेट रिटेन परसेंटेज में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुमुलेटिव वेट रिटेन इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय एडिंग, ठीक है, जो आपके परसेंटेज वेट रिटेनड है उनको ऐड करके। 40 तो एज इट इज़ पहले डायरेक्टली आएगा, उसके बाद 40 + 50 हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास 90 आएगा। उसके बाद 90 + 10 जो यहाँ पे वेट रिटेन हुआ, ठीक है ना, दैट इज़ 100। तो कुमुलेटिव वेट रिटेन फाइंड आउट करने के बाद हम परसेंटेज फाइनल निकालते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, परसेंटेज फाइनल के बेसिस पर ही हम D60 और D10 जो है वो कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज फाइनल हम कैसे निकालते हैं? 100 में से कुमुलेटिव वेट रिटेन जो है वो माइनस करते हैं। 100 में से पहले हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। उसके बाद 100 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर 100 में से 100 माइनस करेंगे, फिर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज फाइनल 60 है ना, ठीक है, यही हमारा D60 को करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब ये D60 को कैसे करस्पॉन्ड करेगा? जो परसेंटेज फाइनल है 60%, ठीक है, उसका साइज क्या है? दैट इज 600 माइक्रॉन, ठीक है ना। उसका सीयू का साइज जो है वो 600 माइक्रॉन है। तो ये हो गया आपका D60, ठीक है ना, डिवाइड बाई D10, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपका क्या होता है? D60 अपॉन D10। D60 इज परसेंटेज फाइनल करस्पॉन्डिंग टू 60% फाइनर, ठीक है, सॉरी, सी साइज करस्पॉन्डिंग टू 60% फाइनर। इसी तरह से D10 जो होगा दैट विल बी सी साइज करस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज फाइनर ऑफ 10%, ठीक है ना। तो वो आपका कितना है? दैट इज 500 माइक्रॉन। सो 600 डिवाइड बाई 500 जब हम करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास CU जो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1.2 निकल के आएगा। नाउ अब हमें इस सॉइल को क्लासीफाई करना है, ठीक है, इसको ग्रुप सिंबल प्रोवाइड करना है। सो टोटल वेट ऑफ द सॉइल इज रिटेन ऑन 75 माइक्रॉन सीव। हमें पता है कि टोटल वेट ऑफ द सॉइल जो है वो रिटेन हुआ है 75 माइक्रॉन सीव पे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में वही हमें बोला है। क्वेश्चन पे मैं इसने पहले ही बोला कि जो सॉइल है लास्ट जो रिमेनिंग था हमारा 50 ग्राम, वो कहाँ पे आपका रिटेन हुआ? 425 माइक्रॉन सी पे वो रिटेन हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब ऑब्वियसली जो सॉइल है हमारे पास दैट इज द कोरस ग्रेनेड सॉइल, ठीक है। आल्सो इट इज पासिंग थ्रू 4.75 mm, ठीक है, 4.75 mm सीयू से जो है वो पास हो रही है सॉइल। तो उसका मतलब क्या है? जब 4.75 mm से पास होगी तो उसका मतलब सॉइल जो है वो ग्रेवल नहीं है बल्कि वो सैंड है, ठीक है ना। तो एक तो कोर्स ग्रेन सॉइल है और कौन सी टाइप की है? तो सैंड है। सैंड के लिए सिंबल हम पहले यूज करते हैं S, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये वेल ग्रेडेड सैंड है या पुअरली ग्रेडेड सैंड है, उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखेंगे जो कि 1.2 है। हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नॉट ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये आपकी पुअरली ग्रेडेड सैंड होती है, ठीक है। जब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 6 होगा, ठीक है, तो उसका मतलब सॉइल जो है वो पुअरली ग्रेडेड है। सो देयरफॉर सॉइल इज द पुअरली ग्रेडेड सैंड। इसके लिए सिंबल जो होगा वो आपका होगा SP, ठीक है, डायरेक्टली SP। तो यहाँ पे ऑप्शन A जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल थी, ठीक है, यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं कुछ फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स, ठीक है। मीन्स फाइन ग्रेन सॉइल्स को हम फील्ड में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टेस्ट्स की हेल्प से, ठीक है। एक होता है आपका डायलेटेंसी टेस्ट जिसको हम शेकिंग टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, रिएक्शन टू शेकिंग टेस्ट। इनके बारे में आपको इतनी डाटा जो है वो याद रखनी है, ज़्यादा भी इनके बारे में याद नहीं रखना है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा ड्राई स्ट्रंग टेस्ट होता है, ठीक है। एक हमारा वेट और रबिंग टेस्ट, वेट टेस्ट को हम रबिंग टेस्ट भी बोलते हैं। टफनेस टेस्ट होता है या जिसको हम प्लास्टिसिटी टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक क्ले सैंपल जो है लेते हैं, उसका थ्रेड बनाते हैं 3 mm डाया का, जिस तरह हम प्लास्टिसिटी टेस्ट में बनाते थे। इसी तरह से हम इसको फिर प्लास्टिसिटी टेस्ट भी बोलते हैं। एक डिस्पर्शन टेस्ट होता है, ठीक है,
जिसमें हम सॉइल को सेटल कराते हैं और उसके पार्टिकल्स को डिस्पर्स कराते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स को टाइम लगता है। तो इस तरह से फिर आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास सोकिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके हो गए टेस्ट्स, फील्ड टेस्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में, और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपको। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे एनालाइज करना है? मैकेनिकल एनालिसिस एंड प्लास्टिसिटी टेस्ट्स वर कंडक्टेड ऑन द गिवन 2 सैंपल्स ऑफ सॉइल एंड फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। एक तो सैंपल 1 है जिसका लिक्विड लिमिट जो है वो 42% निकल के आया है और प्लास्टिक लिमिट 21% निकल के आया है। इसके बाद सैंपल 2 जो है हमारा, उसका जो है परसेंटेज पासिंग जो है वो 74.75 ISCU से कितना परसेंट उसका पास हो रहा है, तो दैट इज 65%। इसी तरह से परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन ISCU से 4% है, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 7 है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो उसका 3 है। नाउ क्लासिफाई द गिवन सॉइल एज पर द BIS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास सैंपल 1 के लिए गिवन है, लिक्विड लिमिट 42% है और प्लास्टिक लिमिट 21% है। जब हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 21 निकल के आता है, ठीक है। 21 हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकल के आ गया। सो प्लॉटिंग द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू एब्सिस का लिक्विड लिमिट एंड ऑर्डिनेट प्लास्टिसिटी इज इक्वल टू 21% ऑन दी प्लास्टिसिटी चार्ट। जब हम इसको प्लास्टिसिटी चार्ट पे प्लॉट करेंगे, जब हमने देखा था 21% की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो ऑब्वियसली आपका अबोव द ए लाइन आता है, ठीक है ना। एंड द सॉइल क्लासिफिकेशन इज, अब हम लिक्विड लिमिट की बात करेंगे, वो कितना है, वो 42% है, ठीक है। मीन्स वो आपका 35 to 50 के बिटवीन है, तो मीन्स इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। सो इट विल बी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, बट ऑब्वियसली ए लाइन के ऊपर होगी तो क्ले होगी, ठीक है ना। सो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे CI से, ठीक है। अब हम सैंपल 2 की बात करेंगे। सैंपल 2, उसके लिए जो डाटा गिवन है दैट इज परसेंटेज फाइनर, सॉरी, जो 4.75 mm से पास हो रहा है वो 65% है। मीन्स, ठीक है, मोर देन हाफ द पोर्शन मीन्स 65%, मोर देन 50% जो है सॉइल जो है वो पास हो रही है 4.75 mmCU से, तो इसका मतलब सॉइल जो है वो सैंडी सॉइल है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सॉइल जो है वो सैंड है। एंड फर्दर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो 7 है, मीन्स ग्रेटर देन 6 है, तो ये क्या होगी आपकी, दिस इज वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है, वेल ग्रेडेड सैंड। एंड आल्सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है वो 3 है, तो इससे आपको फर्दर पता चलता है कि ये वेल ग्रेडेड सैंड है, क्योंकि एक तो पहली परसेंटेज फाइनर जो है वो इसका 65 पोर्शन मीन्स 50% से ज़्यादा पोर्शन जो है वो 4.75 mmCU से पास हो रहा है, उससे हमें पता चला कि ये सैंड है। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो 7 है, ग्रेटर देन 6 है, तो उससे आपको पता चलता है कि वेल ग्रेडेड सैंड है। और दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो है इसका वो 3 है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 3, तो हमें पता है कि जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाई करता है बिटवीन 1 and 3, तो इससे भी हम यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना। सो सिंस कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 6 एंड लाइज बिटवीन 1 and 3, द सॉइल इज वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है। SW से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और उसने फर्दर भी गिवन यहाँ पे हमें बताया कि जो परसेंटेज पासिंग है 75 माइक्रोन सी से, वो आपका 4% है, ठीक है ना। दैट इज 4%, विच इज लेस देन 5%, सो इट इज फर्दर कन्फर्म दैट द सॉइल ग्रुप इज वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरह से हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स प्रॉपर्टीज, चाहे वो फाइन ग्रेन सॉइल हो या कोर्स ग्रेन सॉइल्स हो। तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इजी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इजी है, सारी चीज़ें आपको गिवन है, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो
तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल्स हैव द सेम शेयरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आपको याद होगा ये कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था कि लिक्विड लिमिट पे चाहे कोई भी सॉइल हो, ठीक है, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, दैट इज लीस्ट 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी होती है, ठीक है ना, जो कि लीस्ट होती है। तो ऑब्वियसली ऑल सॉइल्स की जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी लिक्विड लिमिट पे वो सेम होगी, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है कि लोअर द श्रिंकेज लिमिट ग्रेटर इज द वॉल्यूम चेंज इन अ सॉइल विद चेंज इन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, क्योंकि जितना उसका श्रिंकेज लिमिट लो होगा, ठीक है, जितना उसका श्रिंकेज लिमिट जो है वो लो होगा, उतना उसका क्या होगा, उतनी उसकी वॉल्यूम चेंज जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड सॉइल में रिडक्शन इन वॉल्यूम जो है वो नहीं आता, ठीक है, जनरली। तो अब इसका जितना वॉल्यूम चेंज सॉरी श्रिंकेज लिमिट जितना उसका लो होगा, अगर हम यहाँ से सपोज कंपेयर करेंगे, जितना लो श्रिंकेज लिमिट होगा उतनी ही वॉल्यूम चेंज वाटर कंटेंट चेंज होने पे ज़्यादा आएगा। जितना कम होगा श्रिंकेज लिमिट उतना ही वॉल्यूम चेंज भी कम होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो है वो ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेनेड सॉइल्स। अब ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन जो है यहाँ हमने ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया है, ठीक है, ताकि इससे कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, आपका विजन भी इससे क्लियर होगा। और ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप उनके साथ इजीली टैकल कर पाओगे। कह रहा है ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेन सॉइल्स। अगर हम ग्रेन साइज की बात करेंगे तो वो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए नहीं होता। ऑब्वियसली ग्रेन साइज एक क्राइटेरिया होता है फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए भी, बट वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए वो सेकेंडरी क्राइटेरिया होगा, प्राइमरी नहीं होगा। उनका प्राइमरी क्राइटेरिया क्या होता है फाइन ग्रेन सॉइल्स का, तो दैट इज प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन कोर्स ग्रेन सॉइल्स की जब हम बात करते हैं तो उनका प्राइमरी क्राइटेरिया आपका ग्रेन साइज ही होता है। बट इसने कहा है कि ये दोनों के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, पोरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड्स कंपैक्ट टू लो ड्राई यूनिट वेट्स, ठीक है, ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है आपका। सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला आपका इनकरेक्ट है तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपका पोरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड्स होते हैं, ठीक है, मीन्स उनकी पैकिंग डेंसिटी जो है वो क्या होती है उनमें वाइड स्पेसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, वाइड स्पेसेस जो है उनमें ज़्यादा रहेंगे। जो पोरली ग्रेडेड सैंड होगी या जिसको हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, उसमें पार्टिकल साइज जो है पार्टिकल साइज रेंज उसमें कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर यूनिफॉर्मली साइज के जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सेम साइज पार्टिकल्स ज़्यादातर होंगे उसमें। तो इसीलिए वाइड स्पेसेस, वाइड फिलिंग के लिए ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जिससे उसकी डेंसिटी जो है वो कंपैक्ट होती है टू द लोअर डेंसिटी, ठीक है, सॉरी टू द लोअर ड्राई यूनिट वेट्स, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर सॉइल सैंपल लेबोरेटरी एनालिसिस हैज यील्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एक सॉइल सैंपल में हमारे पास सैंड जो है वो 20% है, सिल्ट 30% है और क्ले जो है वो 50% है, ठीक है। तो नाउ विदाउट यूजिंग टेक्सचरल क्लासिफिकेशन चार्ट द करेक्ट टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल यूज्ड इज। अब हमने यहाँ पे टेक्सचरल क्लासिफिकेशन चार्ट को यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप टेक्सचरल क्लासिफिकेशन चार्ट को यूज़ मत करो, उसके बगैर आप इस सॉइल की टेक्सचरल क्लासिफिकेशन कर दो, ठीक है। तो अब टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के बगैर हम इस सॉइल को अगर यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे तो एज क्या क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि सॉइल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो क्ले की है, ठीक है ना, 50% सॉइल जो है वो क्ले है। तो इसका मतलब डोमिनेंट जो है वो क्ले ही रहने वाली है, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो सॉइल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, मीन्स क्ले, ठीक है। ये सॉइल जो है वो रिगार्ड की जाएगी एज क्ले, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो क्ले की है। बट अगर हम टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं, फिर हम यहाँ पे
फिर हम वहाँ पे 20, जैसे कि हमने देखा था 20% सैंड के थ्रू हम एक लाइन पास करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 30% सिल्ट से एक लाइन पास करते हैं, फिर 50% किले से एक लाइन पास करते हैं, ठीक है ना। 20% सैंड से लाइन पास करते हैं, तो इस तरह से जहाँ पे वो फिर मीट होते तो जिस जोन में फिर वो पड़ती उस हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। लेकिन इसने कहा है कि टेक्सचुअल क्लासिफिकेशन चार्ट को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, द रॉक फ्लोर इवन ऑफ क्ले साइज इज नॉन प्लास्टिक। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि रॉक फ्लोर जो है उसमें आपके क्ले मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जब तक क्ले मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक कोई भी सॉइल पार्टिकल अगर क्ले साइज का है तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिसिटी दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है, क्ले मिनरल्स और एड्जॉर्बड वाटर। सो रॉक फ्लोर इवन ऑफ क्ले साइज इज नॉन प्लास्टिक, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, वो नॉन प्लास्टिक ही होगा। कोलाइड्स आर पार्टिकल्स कोर्सर देन क्ले। नाउ ये ध्यान देने वाली बात है। जो कोलाइड्स होते हैं ये आपके फाइनर होते हैं क्ले साइज से, ठीक है। कोलाइड्स आर द पार्टिकल्स बेसिकली फाइनर देन क्ले पार्टिकल्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्ले पार्टिकल्स आर नीडल शेप्ड पार्टिकल्स, ये बिल्कुल ट्रू है। क्ले पार्टिकल्स जो है आपके नीडल शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं, या फ्लैकी भी हम उनको कह सकते हैं, ठीक है, आल्सो फ्लैकी। एडिशन ऑफ मिका टू सैंड डिक्रीजेज इट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखो, कह रहा है अगर हम सैंड में मिका ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर आपको पता होगा मिका जो है वो एक क्ले मिनरल है, जब हम सैंड में एक क्ले मिनरल ऐड करेंगे तो उससे कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगी, क्योंकि क्ले की कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियसली क्ले जो है, क्ले मिनरल जो है उसमें कंप्रेसिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जो इसमें ट्रू स्टेटमेंट्स है वो है ओनली 1 एंड 3। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ मूविंग टू और अनदर क्वेश्चन, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कोफिट ऑफ कर्वेचर और यूनिफॉर्मिटी के बारे में क्वेश्चन है। द कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कर्वेचर ऑफ अ सॉइल आर 4 and 1, ठीक है। हमारे पास गिवन है कोफिट ऑफ कर्वेचर जो है सॉरी कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपके पास 4 है और कोफिट ऑफ कर्वेचर जो है वो 1 है रेस्पेक्टिवली। द रेशो D30 to D10 विल बी। अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन को ट्रिकी कैसे बनाया है, इसने रेशो जो है वो D30 to D10 का पूछा है। अगर इसे D60 to D10 का रेशो पूछा होता सो दैट इज कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी डायरेक्टली, और D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D30 D16 to D10 जो है दैट इज आपका कोफिट ऑफ कर्वेचर, वो इसने गिवन दे के रखा है पहले से ही। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमें पता है कि अब यहाँ पे जो कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है दैट इज D60/D10, ठीक है ना। वो आपका D60/D10 होता है और वो आपके पास गिवन है 4, ठीक है ना। तो वो आपके पास 4 गिवन है। इसका मतलब है D60 जो है हम कह सकते हैं कि D60 इज इक्वल टू 4 टाइम्स D10। D60 इज इक्वल टू 4 टाइम्स D10। ये हमारे पास ये हमारा पहली इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। तो इसी को हम अगली इक्वेशन में पुट करेंगे जो कोफिट ऑफ कर्वेचर की इक्वेशन है। हमें याद रखना है D60 हमारे पास निकल के आ गया इज इक्वल टू 4 टाइम्स D10। नाउ कोफिट ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन होती है दैट इज D30 स्क्वायर अपॉन D60 मल्टीप्लाइड बाई D10, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे D30 स्क्वायर और ये किसके बराबर है, कोफिट ऑफ कर्वेचर ये 1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 1 के बराबर रखेंगे। D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ D10। तो हमने अभी कैलकुलेट किया D60 इज इक्वल टू 4 टाइम्स D10। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 4 टाइम्स D10 मल्टीप्लाइड बाई D10 जो कि अपना है यहाँ पे, ठीक है। सो 4 टाइम्स D10 इंटू D10 ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स D10 स्क्वायर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, D30 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स D10 स्क्वायर। D30 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स D10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम कह सकते हैं D30 स्क्वायर अपॉन D10 स्क्वायर जो है D30 स्क्वायर अपॉन D10 स्क्वायर जो है वो हमारा 4 के बराबर है, ठीक है। और हमसे इसने क्या पूछा है, रेशो ऑफ D30 to D10। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे D30/D10 जो है रेशो वो हमारा हो जाएगा √4
एंड दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए और आपको इंटरपोलेट करना आना चाहिए। इजी है। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेबोरेटरी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स इज बेस्ड ऑन। अब जो लेबोरेटरी क्लासिफिकेशन है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की, वो किस पे बेस्ड होती है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी चार्ट, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो लेबोरेटरी क्लासिफिकेशन जो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की, तो वो ऑब्वियसली प्लास्टिसिटी चार्ट के बेस पर होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा था, हमने भी जब हमने प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिसिटी चार्ट को हम यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई द सॉइल्स इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्लास्टिसिटी चार्ट। तो अगला क्वेश्चन है BIS सॉइल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज, बोथ बी एंड सी। तो हमें पता है कि BIS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में फाइन ग्रेन सॉइल्स को हम प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाई करते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल्स को ग्रेन साइज के बेस पे। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्टी क्ले इंडिकेट्स, ठीक है। सिल्टी क्ले आपका क्या इंडिकेट करती है? सिल्ट परसेंटेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्ले परसेंटेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिल्ट, बोथ सिल्ट एंड क्ले हैव इक्वल प्रोपोर्शन, नन। सो ऑब्वियसली सिल्टी क्ले का मतलब होता है कि जो आपकी क्ले परसेंटेज है वो आपकी ग्रेटर है सिल्ट से, ठीक है। क्ले परसेंटेज इज ग्रेटर देन सिल्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। सिल्टी क्ले, ये आपको याद रखना है। जब आपको इस तरह से आपका सिंबल होता है ना सिल्टी क्ले के लिए SC, सॉरी सिल्टी के लिए हमारा सिंबल M है, तो MC होगा। CM होगा, ठीक है, CM। तो जो आपका बाद में आता है वो आपको पहले पढ़ना होता है, ठीक है। मीन सिल्टी क्ले एक्चुअल में क्ले ही है, ज़्यादा परसेंटेज जो है वो क्ले की होगी, बट थोड़ी सी इसमें जो है वो सिल्ट भी प्रेजेंट होगी, उसी का मतलब होता है सिल्टी क्ले। नाउ सैंडी सिल्टी क्ले इंडिकेट्स, सैंडी सिल्टी क्ले आपका क्या इंडिकेट करेगी? तो अगेन आपको रूल याद होना चाहिए, जो लास्ट में आता है, ठीक है, उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर जो उससे पहले होगा, फिर उसके बाद जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, और सबसे पहले जो होगा उसकी परसेंटेज सबसे कम होगी। तो मीन्स सैंड जो है वो आपकी सिल्ट से लेस होगी एंड सिल्ट जो है वो क्ले से लेस होगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आपकी चॉइस बनती है। मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा जो होगी वो क्ले होगी, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड। सो सैंड इज सिल्टी क्ले इंडिकेटर्स सैंड लेस देन सिल्ट लेस देन क्ले, ऑप्शन बी। और इस सॉइल के लिए हमें ग्रुप सिंबल जो है वो असाइन करना होगा, ठीक है ना, इस तरह से। मीन्स सैंडी क्ले एंड सिल्टी क्ले, ठीक है। सैंडी सिल्टी क्ले, सैंडी एंड सिल्टी क्ले। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है data from a sieve analysis conducted on a given sample of a soil showed that 70% of the particle passed through 75 micron IS sieve। यानी जब 70% ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो 75 माइक्रोन सीव से पास हो गए, मीन्स मोर देन 50 ग्रेटर देन 50% पार्टिकल्स आपके 75 माइक्रोन सीव से पास हो गए, तो उसका मतलब क्या है? फाइन ग्रेन सॉइल है, इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है। द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द फाइनर फ्रैक्शन वाज फाउंड टू बी 42 एंड 30%। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों चीज़ें इसने गिवन यहाँ पे दे के रखी है। लिक्विड लिमिट आपका 42 है और प्लास्टिक लिमिट जो है वो 30% है रेस्पेक्टिवली। द ग्रुप सिंबल ऑफ द गिवन सॉइल एज पर IS 1498 1970। यहाँ पे हमें ग्रुप सिंबल देना है सॉइल को। तो सबसे पहले हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट ही यहाँ पे हम इसको ग्रुप सिंबल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसमें हम देखते थे प्लास्टिसिटी इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, जो कि यहाँ पे 42 माइनस 30 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिस इज 8। अब ग्रुप सिंबल हमारा किसके लिए होता था? जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 to 7 के बीच में आएगा, ठीक है, या 4 से 7 तक आ जाएगा। तो ये उससे ग्रेटर है, तो 8 है। तो इसका मतलब सॉइल जो है
वो आपकी क्या है। और दूसरी दूसरी बात, यहाँ पे लिक्विड लिमिट की अगर हम बात करेंगे, लिक्विड लिमिट की बात, प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो चलो हमारा 8 आ गया, ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स 8 आ गया। अब यहाँ पे इससे हमें ये पता चलेगा कि जो सॉइल है वो ए लाइन के बिलो है, ठीक है, दैट इज बिलो ए लाइन। क्योंकि अगर सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 20 या 20 से ज़्यादा आ जाता तभी वो ए लाइन के ऊपर होती, ठीक है। तो इसीलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 20 आया है, तो इसीलिए सॉइल जो है वो बिलो ए लाइन है, बिलो ए लाइन लाई कर रही है, ठीक है। और अब हमें देखना है जो इसका लिक्विड लिमिट है वो 42% है, मीन्स वो बिटवीन है 35 एंड 50% के। तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी सॉइल। बट बिलो ए लाइन हमें पता है या तो सिल्ट होती है या तो ऑर्गेनिक सॉइल होती है। अब यहाँ पे सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल का ऑप्शन जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिल्ट और क्ले के ऑप्शंस है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉइल को जो है वो क्लासीफाई करेंगे एज इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी जो है आपका, जिसके लिए सिंबल हम क्या देंगे, एम आई, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल के लिए आई हो गया, सिल्ट के लिए एम हो गया, ठीक है। सो एम आई इज द करेक्ट सिंबल फॉर दिस सॉइल। सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज फाइंडर से भी पता चल रहा है जो कि सॉइल जो है 70% सॉइल जो है वो पास हो रही है 75 माइक्रोन से। तो ऑब्वियसली जो है सॉइल जो है वो या तो क्ले हो सकती थी या सिल्ट हो सकती थी। तो अब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है जो सॉइल है वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट है। एम आई इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि IAS 2001 में पूछा गया है। बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, D10, D30 एंड D60 वैल्यूज ऑफ अ गिवन सॉइल आर। D10 आपके पास 0.23 mm है, D60 जो है वो आपका 0.3 है, और D60 जो है दैट इज 0.41 mm रेस्पेक्टिवली। एज पर IAS कोड द सॉइल क्लासिफिकेशन विल बी। अब हमने फिर से यहाँ पे सॉइल को क्लासीफाई करना है, बट हमें पता है कि यहाँ पे इसने D60 वगैरह ये चीज़ें दी है, तो ओबियसली जो सॉइल होगी वो आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल होगी, ठीक है ना। अब कोर्स ग्रेन सॉइल्स में ये कौन सी टाइप की सॉइल होगी, उसके लिए हमें कोफिट ऑफ, पहले हम कोफिट ऑफ कर्वेचर जो है, सॉरी कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा क्या होता है, D60 अपॉन D10। D60 हमारा कितना है यहाँ पे, वो आपका 0.41 है, ठीक है। D60 0.41 अपॉन D10। D10 कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 0.23, 0.23। तो हमारे पास निकल के आ गया है 1.7, ठीक है। डी सॉरी कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो 1.7 निकल के आ गया, मीन्स वो आपका लेस देन किससे है, लेस देन 6 है। जब कोफिट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 6 होता है तो सॉइल कौन सी होती है, कुछ टाइप की होती है, तो जनरली सैंड होती है, ठीक है ना, सैंड, जिसको हम सिंबल एस देते हैं। तो अब ये सैंड जो है, अब ये पोअरली ग्रेडेड सैंड है या वेल ग्रेडेड सैंड है, इसके लिए हमने कोफिट ऑफ कर्वेचर जो है वो कैलकुलेट करना होगा। अगर वो बिटवीन 1 एंड 3 आया तो तभी ये वेल ग्रेडेड सैंड होगी, वरना पोअरली ग्रेडेड सैंड होगी। तो अब हम कोफिट ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो विच इज़ D30 स्क्वायर, D30 स्क्वायर, D30 हमारा कितना है, वो हमारा है यहाँ पे 0.3, ठीक है ना। D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 मीन्स 0.41 इंटू 0.23। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो जो कोफिट ऑफ कर्वेचर है वो हमारा कुछ 0.95 के करीब आया है, ठीक है, मीन्स वो लेस देन 1 है। तो अब वो 1 to 3 के बीच बिटवीन जो है वो लाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब सॉइल जो है, पहले हमने कंसिडर की थी कोफिट ऑफ कर्वेचर यूनिफॉर्मिटी से सॉइल जो है वो सैंड थी, और कोफिट ऑफ कर्वेचर से हमें पता चल रहा है कि सॉइल जो है वो पोअरली ग्रेडेड है, ठीक है। सो जो इसके लिए सिंबल होगा परफेक्टली वो क्या होगा, SP मीन्स पोअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा।